हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल करियर विला एकेडमी। तो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ढेर सारा मिल रहा है, इसके लिए आप लोग को शुक्रिया। बट जिस रेशियो से आप लोग व्यू कर रहे हैं उस रेशियो से चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और एक बात और आप लोग को बोलना चाह रहा हूँ कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ऑफिस से आने के बाद फिर वीडियो बनाता हूँ, फिर उसको एडिट करता हूँ, फिर डालता हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को पूरा देखें। यूट्यूब में फंक्शन है कि आप उसके स्पीड को बढ़ाकर देखें, आपका ज्यादा समय नहीं किल होगा। और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ जरूर फायदा होगा। कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको ऐसे मिलेंगे जो दूसरे चैनल से डिफरेंट रहेंगे और बेस्ट अप्रोच वाले रहेंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिएगा। तो ये जो वीडियो है पार्ट 3, इसमें भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो किसी और चैनल पे बताए ही नहीं गए हैं। क्यों? ये कहकर कि ये लेंदी क्वेश्चन है, इसको बाद में हॉट ट्रिक से बताऊंगा। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको इस तरह नहीं बरगलाऊंगा कभी। तो प्लीज फिर से आप लोग से एक विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का पहला प्रश्न और गेस पेपर का 35वां प्रश्न। प्रश्न में कहता है इस संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी। तो अंकों की संख्या निकालना है, जो कि बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है बिना स्क्वायर रूट निकाले। लेकिन मैं स्क्वायर रूट निकालना सिखा देता हूँ इसी क्वेश्चन में, शायद आगे भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले। उसके बाद में बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे बनाना है। तो देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 11,664 लिख देते हैं और 100 को बाहर निकाल लेते हैं तो वो 10 हो जाता है। अब 11,664 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो लास्ट डिजिट क्या है? 4 है। तो 4 जो है वो किसके स्क्वायर में आता है? 2 के स्क्वायर में आता है और 8 के स्क्वायर में आता है। तो अब इस 64 को हटा देंगे और उसके बाद जो संख्या बचा उसको चेक करेंगे वो किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो 10 का स्क्वायर होता है 100, 11 का स्क्वायर होता है 116। तो इसी 11 का स्क्वायर होता है 121। तो 116 जो है वो इसी दोनों के बीच में आता है। तो हम छोटा वाला लेते हैं। तो 11,664 का स्क्वायर रूट जो होगा वो 102 होगा या 108 होगा। तो अब इस दोनों अपने में लड़ेगा कि होगा क्या। हम हो जाते हैं इसका स्क्वायर रूट, हम तो 108 बोलेगा नहीं, हम हो जाते हैं। तो 116 बोलता है कि मैं जिसके नज़दीक रहूँगा, अगर पहले वाले के नज़दीक रहूँगा तो पहला वाला आंसर होगा, अगर बाद वाले के नज़दीक रहूँगा तो बाद वाला आंसर होगा। तो 116 जो है वो 121 के नज़दीक है, तो बाद वाला आपका आंसर होगा। तो 11,664 का स्क्वायर रूट जो होगा वो 108 होगा और ये 10 पहले से है तो लास्ट में 0 हो जाएगा। तो 4 डिजिट इसका आंसर होगा। आई होप आप लोग का स्क्वायर रूट भी समझ में आ गया होगा कैसे निकलता है। अब आपको एग्जाम में तरीका बताते हैं कैसे बनाना है ऑप्शन से। तो देखिए पहला ऑप्शन है 5 डिजिट का संख्या होना चाहिए। तो 5 डिजिट का सबसे छोटा संख्या क्या होता है? यही होता है ना, 10,000। अगर हम 10,000 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10,000 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना संख्या आ जाएगा? 1 पे 8 शून्य, यानी कि 10 का पावर 8 हो जाएगा। तो टोटल संख्या 9 हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ तो टोटल संख्या कितना है? 2, 2, 4, 3, 7 ही है। तो 5 डिजिट का तो नंबर नहीं होगा। तो अगर जब 5 नहीं होगा तो 6 भी नहीं होगा। तो अब 4 को चेक करते हैं। 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कितना होता है? 1,000। 1,000 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1,000 फिर 1,000, ये 7 डिजिट का हो गया। अब ये बताइए, ये 10 लाख है, क्या 10 हज़ार 10 लाख 10 लाख। ये 10 लाख जो है वो 11,66,400 जो कि क्वेश्चन में है, इससे छोटा है कि बड़ा है? छोटा है, यानी इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 1,000 से ऊपर ही होगा। यानी तो 4 डिजिट तो होगा ही होगा, 3 डिजिट तो होगा नहीं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी। आप इसको बिना स्क्वायर रूट निकाले भी बना सकते हैं गेस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। क्वेश्चन कर रहा है कि 1,000 से कम कितने 11 के धनात्मक पूर्णांक गुणज है, यानी 11 का मल्टीपल है जिसका वर्गमूल जो है वो पूर्ण संख्या है। तो 11 का मल्टीपल होने के लिए सबसे पहले 11 का स्क्वायर ही हो जाएगा। फिर 11 का मल्टीपल 22 है तो 22 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484। और फिर 33 का स्क्वायर है, 33 का स्क्वायर कितना होता है? 1089। तो 1089 जो वो 1,000 से तो ज़्यादा हो गया, तो 1,000 से कम पूछ रहा है तो 1 और 2 संख्या ऐसा होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में भी उस टीचर ने बोला है कि ये लेंदी क्वेश्चन है और इसका आंसर भी उन्होंने गलत बताया है। ऑप्शन नंबर सी 2 को टिक मारा है अपने वीडियो में और बोला है कि ये लेंदी क्वेश्चन है, जबकि ये लेंदी क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको
ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आना चाहिए, जो कि होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं अभी सिर्फ सेकेंड पार्ट इतना को सॉल्व कर देता हूँ। तो देखिए ये क्या है, 0.75 लिख लेता हूँ, 0.75 का स्क्वायर प्लस 1। अब 0.75 को 1 से गुना करेंगे तो 0.75 ही रहेगा, ठीक है, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये फॉर्म में आ गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्म में। अब इसको ऊपर नीचे ए माइनस बी, एक इसको माने हैं 1 को, तो ऊपर नीचे ए माइनस बी, यानी ए माने हैं 1 को और बी माने हैं 0.75 को, ए माइनस बी से गुना कर देते हैं ऊपर नीचे, ठीक है, 1 माइनस 7.5। अब ये आ गया, ए माइनस बी से अगर गुना कर दिए तब ये ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के फॉर्म में आ गया। तो इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए क्यू यानी कि 1 का क्यू माइनस बी क्यू यानी कि 0.75 का क्यू। अब नीचे में 1 माइनस 0.75। अब पहले टर्म को भी लिख देते हैं, 0.75 का क्यू डिवाइड बाय 1 माइनस 0.75 ऐड कर देते हैं। नीचे ये दोनों सेम है तो ऊपर ऐड हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा तो ये माइनस 0.75 और प्लस 0.75 का क्यूब कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1 का क्यूब 1 और नीचे बचेगा 1 माइनस 0.75 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.25। तो ये ऊपर जाएगा तो 100, तो 25 चौके 100, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। बता दीजिए कितना लेंथी क्वेश्चन है ये 15 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। अगर मैं इतना ही सब लिखने का है ही नहीं, मैं सीधे लिखता इसको ए क्यू माइनस बी क्यू और नीचे 1 माइनस 0.75, हार्डली 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि ये जो टोटल है ये निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित होगा। आप देख सकते हैं सबसे कम जो 3 का पावर है वो 25 है, तो वही कॉमन ले लीजिए। वो कॉमन लीजिएगा, पहले में 1 हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, तीसरे में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, चौथे में 3 का क्यूब हो जाएगा। तो ये 1 3 4 प्लस 9 प्लस 27, 27 4 31, 31 9 40, तो 40 गुना 3 का पावर 25। तो 40 जो है वो 8 गुना 5 का मल्टीपल है 3 का पावर 25, तो 8 का मल्टीपल ये 16 भी है, 5 3 15 दूना 30 से भी है, डिवाइड हो जाएगा। ये 16 से नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सिर्फ 8 का मल्टीपल है, 2 का तो मल्टीपल है ही नहीं, ये 8 गुना 2 है, तो 16 तो होगा नहीं। 30 हो सकता है, क्यों, क्योंकि 8 में 2 छिपा हुआ है और एक 5 है और एक 3 है, तो 5 3 15 दूना 30, 30 हो सकता है। 25 नहीं हो सकता, इसके लिए 2 5 चाहिए, 11 तो हो ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। इजी क्वेश्चन था, सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का सबसे पहले मैं ट्रिक ही बता देता हूँ कि एग्जाम में कैसे बनाना है। देखिए 2n पदों तक जाना है ना, अगर n को 1 लेंगे तो 2 पदों तक जाना पड़ेगा, n को 2 लेंगे तो 4 पदों तक जाना पड़ेगा। तो n को 1 लेंगे तो 2 पदों का सम कितना है, और ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये सम ही है ना सबका। अगर n का वैल्यू रखते जाएंगे तो सम आना चाहिए उतना ही। तो n का वैल्यू अगर 1 लेते हैं, n का वैल्यू 1 लेते हैं तो हमको 2 पदों तक, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 2n, 2 गुना 1, तो 2 पदों का योग कितना है, 2 पदों का योग -3 है। तो n का वैल्यू 1 रखने पे किस ऑप्शन में -3 आएगा, तो ये दोनों तो होगा नहीं क्योंकि सब प्लस प्लस है, तो यही दोनों में से होगा। अगर दोनों में अगर n का वैल्यू 1 रख रहे हैं तो -3 आ रहा है, तो n का वैल्यू 1 रखने से हमको नहीं मिल रहा है। तो अब n का वैल्यू 2 रखेंगे, तो n का वैल्यू 2 रखेंगे तो हमको 4 पदों तक जाना होगा। तो इस 4 पदों का सम कितना हो जाएगा, ये 2 पदों का -3 प्लस 9 और -16, तो 16 3 19 प्लस 10 -19 प्लस 9, तो क्या हो जाएगा -10। अब हम ऑप्शन को ही दोनों ऑप्शन में चेक करेंगे कि n का वैल्यू 2 रखेंगे तो किसमें -10 आ रहा है, तो b को चेक करते हैं। तो -2 का स्क्वायर 4 और यहाँ -2 कितना आ जाएगा, सॉरी -2 का स्क्वायर -4, तो 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 1 5, तो 5 के 20 आ रहा है, और तो ये ऑप्शन हुआ नहीं, तो इसमें रखिए -2 और 2 दूनी 4 प्लस 1 5, यानी कि -10, तो -10 ही लाना था। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। समझ में आया कि नहीं गाइस, हम n को 1 रखे हैं तो 2 पदों तक का सम कितना आना चाहिए -3, तो ऑप्शन में n का वैल्यू 1 रखिए तो किसका -3 आता है, तो दोनों का आता है बी और डी का। फिर उसके बाद n का वैल्यू 2 रखेंगे तो हमको 2 गुना 2 4 पदों तक जाना है, तो 4 पदों का सम कितना आ रहा है, 4 पदों का सम -10 आ रहा है। तो बी और डी ऑप्शन में से n का वैल्यू 2 रखते हैं तो किसका वैल्यू -10 आ रहा है, तो डी का वैल्यू आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर है। अब मैं बेसिक तरीका आप लोग को बता रहा हूँ इसका, जो कि एग्जाम में नहीं अप्लाई करना है, बहुत समय आपका लैप्स हो जाएगा। बेसिक क्या कहता है, बेसिक कहता है
कि पहला दो टर्म को देखिए कितना आ गया -3, फिर अगला दो टर्म को देखिए कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 16 गया तो -7। फिर उसी तरह अगला दो टर्म होगा वो जो होगा वो 5 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर 25 और 36 यानी कि -11। इसी तरह जो आएगा वो -15 आएगा। तो हम दो दो टर्म को ले रहे हैं ना, तो हमको टोटल n टर्म्स तक ही जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दो दो टर्म को ले रहे हैं। अगर एक एक टर्म को लेते तो 2n टर्म्स तक जाता, एक एक टर्म्स को लिए हैं तो 2n पदों का योग मांग रहा है। अब यहाँ दो दो टर्म का वैल्यू मिला के एक हो गया है, तो इसीलिए हमको n टर्म्स तक जाना है। तो अब ये देखिए आपको AP दिख रहा है -3 -4, क्यों? क्योंकि इसका गैप जो है वो कांस्टेंट है सब जगह, जो कि -4 है। तो सम ऑफ AP क्या होता है? सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, यही ना होता है। तो n के जगह n ही है तो n/2, a की जगह क्या है? a की जगह -3 है तो a की जगह -3 तो -6, n की जगह n ही है। d की जगह क्या है? d की जगह -4 है, क्योंकि -7 में से -3 गया तो -4 है। ठीक है, तो ये आपको आ जाएगा n/2 -6 -4n यानी कि -4n प्लस 4 यानी कि -2। तो यानी कि इससे भी 2 निकाल लेते हैं तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो -n और 2 से डिवाइड मार लेंगे तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो 4n + 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड मार लेंगे तो 2n + 1 हो जाएगा। तो -n 2n + 1 जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो बेसिक से नहीं बनाइएगा गाइज, ऑप्शन से ही बनाइएगा, जो मैंने मेथड पहले बताया उससे बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइज इस प्रश्न को टफ बनाया जा सकता था अगर इसमें पूछ देता कि अप टू 20 टर्म्स तक का सम क्या होगा, बट इसमें 4 टर्म्स पूछा है तो आप इसको बेसिक से बना सकते हैं। इसका वैल्यू हो गया 1/6, इसका वैल्यू हो गया 1/24, इसका हो गया 1/25 23 60 और इसका हो गया 56 30 चौके 120। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 120, 120 तो 20 छके 120, 24 पंचे 120, 60 दूनी 120, तो 2 1 3 5 3 8 20 8 28/120, 7 चौके 28, 30 चौके 120। तो आंसर आपका 7/30 हो गया। लेकिन हो सकता है कि आप लोग कोई आने वाले एग्जाम में अप टू 10 टर्म्स तक का सम पूछ दे, अप टू 20 टर्म्स तक का सम पूछ दे, तो मैं बता देता हूँ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ पहले, इसको मैं बता देता हूँ कैसे बनाना है आप लोग को। तो देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, पहला टर्म है ना, तो पहला टर्म को आप इस तरह लिख सकते हैं 1/1 क्रॉस 2 माइनस 1/2 क्रॉस 3, इसको गुणा कर दीजिए 1/2 से। उसी तरह दूसरा टर्म को आप क्या लिख सकते हैं 1/2 क्रॉस 3 माइनस 1/3 क्रॉस 4। उसी तरह आप तीसरा टर्म को क्या लिख सकते हैं 1/3 क्रॉस 4 माइनस 1/4 क्रॉस 5 यानी कि गुना में है। उसी तरह पांचवा टर्म को 1/4 गुना 5 माइनस 1/5 गुना 6। 4 टर्म हो गया, तो ये सब प्लस में है। ठीक है, तो देखिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचा कितना 1/2। पहला का पहला दोनों टर्म बचेगा और लास्ट का दोनों टर्म बचेगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1/2, तो 1/2 माइनस 1/30, तो ये कितना आ जाएगा 1/2, 15 में से 1 गया 14/30, 2 7 14, तो 7/30 आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये मैं इसलिए बता दिया हूँ क्योंकि अगर बाय द वे आने वाले एग्जाम में पूछते। तो देखिए ये तो 4 ही टर्म था, अगर आपको 10th टर्म तक पूछता तो 10th टर्म का जो तो 10वां जो टर्म होता है वो क्या होता है 1/10 गुना 1/11 गुना 1/12। तो इसका जो आंसर सम ऑफ निकालने बोलता 10th टर्म तक का, तो उसका आंसर हो जाता 1/2 1/1 क्रॉस 2 माइनस 10वां टर्म का लास्ट दो वैल्यू उसका प्रोडक्ट नीचे में, तो ये हो जाता। उसी तरह 20 का पूछता तो 20 में क्या हो जाता नीचे में 20 गुना 21 गुना 22। ठीक है, तो 20 तक का सम पूछता तो ये हो जाता 1/1 क्रॉस 2 माइनस 20वां टर्म का लास्ट दो टर्म का प्रोडक्ट 21 गुना 22। ठीक है, इसलिए मैंने ये बता दिया, अगर पूछे तो इस तरह बना देना है, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को, क्योंकि 1 नंबर से आपका सिलेक्शन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन के जैसा ही टाइप है, तो इसमें भी आप सबको तोड़ दीजिए। तो पहले वाले टर्म को तोड़ेंगे तो 1/1 माइनस 1/4, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से। उसी तरह दूसरे टर्म को तोड़ेंगे 1/4 माइनस 1/7
मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से। क्यों? क्योंकि 4 और 7 का डिफरेंस 3 है, 1 और 4 का डिफरेंस 3 है। उसी तरह फिर 1/7 माइनस 1/10 मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, प्लस डॉट डॉट प्लस लास्ट टर्म को लिखते हैं 1/13 माइनस 1/16 इंटू 1/3। तो ये सब टर्म करते जाएगा तो बचेगा क्या लास्ट में? 1 माइनस ऑफ दिस टर्म 1/16, इसका 1/3। तो 16 में से 1 गया, 15/16 गुना 1/3, तो 3 × 5 = 15। तो आंसर कितना आ जाएगा? 5/16, ऑप्शन नंबर बी आंसर। तो आपको ये सब कुछ नहीं एग्जाम में लिखना है, सीधे आपको फर्स्ट टर्म लिखना है 1 माइनस और लास्ट टर्म लिख देना है 1/16 और इस दोनों का गैप जितना है उसको 1 करके लिख देना है। 3 का गैप है तो 1/3। इस तरह आपको डायरेक्ट सोचना है और डायरेक्ट यही लिखना है और डायरेक्ट आंसर मार के आगे बढ़ जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी वेरी BBI क्वेश्चन है। ये मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है, SSC में बहुत बार पूछ चुका है, रेलवे में भी पूछ चुका है। तो मैक्सिमम बच्चों को इसका आंसर ही याद है, एक होता है, क्योंकि सिमेट्री से भी दिखने से भी लग रहा है a+1/b 1 है, b+1/c 1 है, तो c+1/f जो है वो 1 ही होगा। बट मैक्सिमम बच्चों को कैसे होता है इसका 1 आता है ये नहीं पता है, इसको सॉल्व करने नहीं आता है। तो मैं इसको भी 2 तरीके से बताऊंगा, वैल्यू पुटिंग से भी और बेसिक तरीका से भी। तो वैल्यू पुटिंग में क्या करना है, आपको a का वैल्यू 1 और 0 को छोड़ के रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे 1 रख देते हैं तो 1/b जो है वो 0 आ जाता है। तो 1/b जो 0 आ जाता है तो फिर b जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि 1/0 हो जाएगा। इसीलिए अनडिफाइंड और नहीं होना चाहिए। जब भी आप वैल्यू पुटिंग करते हैं तो अनडिफाइंड वैल्यू नहीं आना चाहिए किसी में, इसीलिए 0 और 1 यहाँ नहीं होगा। तो आप पुट क्या कर सकते हैं, 2 भी पुट कर सकते हैं, 3 भी पुट कर सकते हैं। तो मैं 3 पुट करके देखता हूँ। a का वैल्यू अगर 3 पुट करेंगे तो यहाँ से 1/b का जो वैल्यू आ जाएगा वो 1 माइनस 3 माइनस 2 आ जाएगा। तो b का जो वैल्यू आ जाएगा वो -1/2 आ जाएगा। तो अब इस b के वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। तो b का वैल्यू -1/2 आ गया, प्लस 1/c बराबर 1 है। तो 1/c का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 1 + 1/2 यानी कि 3/2 हो जाएगा। तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/3, उल्टा हो जाएगा c का वैल्यू। तो अब इस पर रख दीजिए, c का वैल्यू 2/3 और a का वैल्यू कितना है 3, तो 1/a है, तो a का वैल्यू 3, तो 2/3 + 1/3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी। तो आप a का वैल्यू 2 रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं इसका बेसिक आप लोग को बताता हूँ, इसको डिलीट कर देते हैं। देखिए बेसिक में क्या है, पहला इक्वेशन है a + 1/b = 1। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, b का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से 1/b कितना हो जाएगा, 1 - a। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b अगर इधर जाएगा तो 1/1 - a। अब इस इक्वेशन में b का वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो इस इक्वेशन में b का वैल्यू को पुट कर दिए तो 1/1 - a प्लस 1/c = क्या हो जाएगा 1। अब इसको इधर लेके चल जाते हैं तो 1/c = 1 - a। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 - a ऊपर गया -1/1 - a, 1 और 1 कट गया तो ये आ गया -a/1 - a। अब इस 1/c को रिवर्स कर देते हैं तो c ऊपर गया 1 नीचे गया तो ये भी रिवर्स होगा, तो ये 1 - a/-a। तो ये आ जाएगा -1/a और ये a कट जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा तो +1। तो यहाँ से वैल्यू आ गया आपका c और ये -1/a को इधर लेके चलाते हैं तो c + 1/a जो हमको वैल्यू निकालना था, c + 1/a क्या आ गया 1 आ गया। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। मैंने बेसिक इसलिए बताया कि आप लोग कहेंगे कि सर को बेसिक नहीं आता है, तो इसलिए मैंने बेसिक बता दिया, आप लोग को ऐसा ना लगे कि मुझे बेसिक नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको भी मैं वैल्यू पुटिंग से और बेसिक से दोनों से बताऊंगा। तो सबसे पहले वैल्यू पुटिंग से ही बता देता हूं। तो आप क्या मान सकते हैं, a/x के वैल्यू को 0 और 1 छोड़ के कुछ भी मान सकते हैं। तो मैं a/x के वैल्यू को 2 मान रहा हूं। तो a/x का वैल्यू अगर 2 होगा तो 2 + y/b = 1। तो y/b का वैल्यू क्या आ जाएगा, इधर 2 जाएगा तो 1 - 2 तो -1। अब इस y/b का वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ b/y है तो 1/-1, उल्टा है ना, y/b का उल्टा है b/y, तो 1/-1 प्लस z/c = 1। तो ये -1 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, तो z/c कितना हो जाएगा, z/c आ जाएगा 1 + 1 2। तो अब यहाँ x/a का वैल्यू है
तो ए बाई एक्स को 2 माने थे, तो एक्स बाई ए क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 1/2। और जेड बाई सी का वैल्यू 2 है, लेकिन यहाँ निकालना कितना है, सी बाई जेड का, तो इसका भी उल्टा हो जाएगा 1/2। आंसर कितना हो जाएगा 1। तो वाई बाई बी या बी बाई वाई इसलिए नहीं होगा क्योंकि वाई बाई बी का तो वैल्यू -1 आया है, लेकिन हमको तो लाना है 1, तो 1 ऑप्शन नंबर सी ही आंसर होगा। आप ए बाई एक्स को 3 भी लेके पुट करके देख लीजिएगा, उस तरह भी आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि एक आंसर ही आएगा। तो चलिए अब मैं बेसिक से बताता हूँ। फार्मूला पुटिंग अलजेब्रा में लगभग 70 से 80% क्वेश्चन में लागू होता है, लेकिन आप इसको ए बाई एक्स को 0 और 1 नहीं ले सकते क्योंकि 0 और अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसको बेसिक से बताता हूँ। बेसिक में क्या करना है आपको, बेसिक में यही करना है कि x बाई ए का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से a बाई एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इधर y बाई बी को इधर लेके जाएंगे, तो 1 माइनस वाई बाई बी, तो ये हो जाएगा नीचे b माइनस वाई। तब इसको पलट देंगे तब तो x बाई ए का वैल्यू आएगा, तो इसको भी पलटना पड़ेगा, ये b बाई बी माइनस वाई। इसी तरह इस इक्वेशन को देखते हैं, यहाँ से c बाई जेड चाहिए तो z बाई सी ले लेते हैं, तो b बाई वाई जो है वो इधर जाएगा, तो बराबर 1 माइनस b बाई वाई। तो यहाँ से हो जाएगा y माइनस b बाई वाई, तो इसको पलट देंगे तो c बाई जेड का वैल्यू निकल जाएगा, तो इसको भी पलटना पड़ेगा, तो ये y बाई वाई माइनस बी। अब मुझे x बाई ए का भी वैल्यू आ गया है और c बाई जेड का भी वैल्यू आया है, जिसका सम मुझे निकालना है। तो x बाई ए को लिख सकते हैं b बाई बी माइनस वाई, प्लस c बाई जेड को लिख सकते हैं y बाई वाई माइनस बी। तो आपको यहाँ पे b माइनस वाई है और यहाँ y माइनस बी है, तो इस y माइनस बी से माइनस अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं b बाई बी माइनस वाई माइनस ऑफ y बाई बी माइनस वाई। तो अब दोनों का जो एलसीएम लेंगे तो वो b माइनस वाई ही हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, और ऊपर भी b माइनस वाई हो जाएगा, कट जाएगा, एक आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेसिक और फार्मूला पुटिंग। तो बेसिक से आपका बहुत ही समझ आएगा, इसलिए फार्मूला पुटिंग यूज करिए अलजेब्रा के मैक्सिमम क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक छात्र जो है किसी संख्या को 11/23 से गुना करने को कहा गया, ठीक है, लेकिन वो क्या किया, 11/23 से गुना करने की बजाय, अगर कोई संख्या x है तो उसको 11/23 से गुना करने को कहा गया, लेकिन वो गुना करने के बजाय 11/23 से भाग दे दिया। किसी संख्या को अगर 11/23 से भाग देते हैं तो इसका मतलब है 23/11 से वो गुना हो जाता है, तो 23/11x हो गया, ठीक है। इस वजह से क्या हो गया, वो सही उत्तर से, सही उत्तर कितना होना चाहिए, ये इस उत्तर से इतना अधिक हो गया, तो ये दैट मीन्स 23/11x में से इतना घटा देंगे तो ये 1224 हो जाएगा ना। तो देखिए एलसीएम निकालिए, गुना भी आपको बहुत जल्दी से आना चाहिए। तो 11 गुना 23 कितना हो जाएगा, 11 गुना 23 हो जाएगा, 2 3 लिखेंगे और 2 3 5 लिखेंगे तो 253 हो जाएगा। 23 गुना 23 कितना हो जाएगा 529। 11 गुना 11 कितना हो जाएगा 121, तो ये हो गया x, ये हो गया 1224। 529 में से 141 गया, 529 में से 121 गया तो कितना आ जाएगा 408। x जो है वो 1224 गुना 253 है, तो 408 गुना 3, तो 253 गुना 3, 25 3 75 750 और 3 3 9 759। तो जो ओरिजिनल संख्या होगी वो 759 होगी। कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए। इसको रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं, 11/23 होना चाहिए था लेकिन 23/11 से गुना कर दिया, तो ये रेशियो जो होगा 529 और 121 का होगा, और ओरिजिनल जो संख्या होगी 23 गुना 11 253 होगी। तो 529 में से 121 गया 408, 408 का वैल्यू दिया हुआ है 1224, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, तो 253 का वैल्यू कितना हो जाएगा 253 गुना 3, यहाँ से भी 729 आ रहा है। तो इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है गाइज कि एक कक्षा में 2 विभाग है, ए तथा बी। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 छात्र अगर बी से ए में चला जाता है तो ए में छात्रों की संख्या जो है वो बी की तुलना 3 गुनी हो जाती है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से ही बनाना होगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, पहला में है 50 और 30। अगर बी से 10 छात्र चला जाता है तो बी में कितना बचा 20 और ए में कितना हो जाएगा 60। तो कह रहा है कि ए में छात्रों की संख्या बी की संख्या की 3 गुनी हो जाती है, तो एकदम सही दिख रहा है 20 × 60, ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब कह रहा है यदि 10 छात्र ए से बी में चला जाता है तो ए से बी में जाएगा तो ए में बचेगा 40, बी में भी बचेगा 40, तो संख्या बराबर हो जाती है। तो एकदम सही है, ऑप्शन नंबर ए सही पता चल गया। इसी तरह आप अगर ऑप्शन नंबर ए में नहीं रहता, डी में रहता, तो आप एक एक ऑप्शन को चेक करते आपका सॉल्यूशन निकल जाता। इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन बेस्ड है, बेसिक से बनाएगा तो लंबा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रश्न बहुत इजी है फ्रेंड्स, इसमें एलिगेशन लगेगा। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 90 को प्रश्न है
ठीक है। इसमें प्रत्येक उत्तर के लिए 5 अंक मिलता है और गलत उत्तर के लिए 2 अंक मिलता है और टोटल 387 अंक प्राप्त करते हैं। तो एलिगेशन लगा दीजिए, 387 टोटल अंक प्राप्त करते हैं। अगर 90 प्रश्न, अगर 90 का 90 वो सही कर देगा तो राइट और रॉन्ग इधर लिखते हैं। 90 का 90 वो सही कर देगा तो 90 गुना 5 450 अंक मिलेंगे। अगर 90 का 90 गलत कर देगा तो 90 गुना 2 180 अंक घट जाएंगे। तो एलिगेशन लगा दीजिए, 450 में से 387 गया तो 63 और 387 में माइनस 180 करेंगे तो 567। ये देखिए 7 से कट रहा है, 7 नंबर 63 और ये 81 नंबर। तो ये दोनों जो सम निकलेगा ना वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन निकलेगा। तो 81 + 9 90, यानी कि 81 को सही किया है और 9 को गलत किया है। तो क्वेश्चन 9 को गलत करने का पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, उसमें क्या करते हैं, अगर त्रुटिपूर्ण पूछ रहा है ना तो आप सारे को सही मान लीजिए। तो 450 सही मान लिए, टोटल अंक मिला 387 और डिवाइड मारना है 5 और -2 के डिफरेंस से। 5 सही करने पे मिलता है और 2 गलत करने पे कट जाता है। तो इस दोनों का डिफरेंस जो होगा 5 -2 यानी कि 7। तो 7 से डिवाइड मार दीजिए तो 63 डिवाइड बाई 7 9, यहाँ से भी आपको निकल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन इसमें ये दिक्कत है ना गाइज कि ये जो है सबको समझ में नहीं आएगी, एलिगेशन सबको समझ में आ जाएगी। ये थोड़ा ट्रिकी अप्रोच है, थोड़ा फास्ट अप्रोच है, ये प्रैक्टिस से आएगी ये। लेकिन बिना प्रैक्टिस के भी आपको समझ में आ जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में एलिगेशन लगाना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक छात्र ने किसी पुस्तक का 3/8 भाग एक दिन में पढ़ लिया, ठीक है, तथा शेष भाग का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा, ठीक है। तो 8 और 5 हम कह देते हैं कि टोटल उसमें मान लेते हैं 40 पेज होगा। तो 3/8 भाग पढ़ लिया तो 40 का 3/8 कितना हो जाएगा, निकाल लीजिए। लेकिन मैं माइंड से ही बोल दूंगा 15 होगा, ठीक है। यानी 15 पेज जो है ये पढ़ लिया। अब शेष का 4/5 भाग अगले दिन पढ़ता है तो शेष कितना बचा, 40 में से 15 गया, 25 बचा शेष। तो 25 का 4/5 पढ़ लिया तो बचा कितना, 1/5 यानी कि 25। यानी कि इस पुस्तक में शेष 30 पेज बच गए पढ़ने के लिए। तो यही शेष बचा। तो 5 का वैल्यू है 30, तो 1 का वैल्यू है 6। तो पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ थे, तो टोटल 40 पृष्ठ थे। तो 40 गुना 6 240, क्योंकि 40 गुना 6 240 होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दफ्तर में कुल 1/3 भाग औरतें हैं, ठीक है। औरतों का 1/2 भाग विवाहित औरतें हैं और विवाहित औरतों का 1/3 भाग बच्चे हैं। तो 2 3 है और 1 2 है, 3 3 9 2 18 और इधर भी 1 4 है। तो 3 3 9 चौके 36 मान लेते हैं, ठीक है। 36 टोटल कर्मचारी हैं, उसमें से 1/3 भाग औरतें हैं। 1/3 भाग औरतें हैं तो 36 का 1/3 कितना हो जाएगा, 12, यानी कि 24 को क्या है, मर्द है, पुरुष है। अब कह रहा है कि औरतों का 1/2 भाग विवाहित औरतें हैं। तो 12 का 1/2 कितना हो जाएगा, 6। ये मैरिड पर्सन है, मैरिड वुमेन है। तथा विवाहित औरतों का 1/3 भाग के बच्चे हैं, यानी कि 6 का 1/3 कितना होगा, 2 को कौन है, चिल्ड्रेन है, ठीक है। उसी तरह कह रहा है कि पुरुषों का 3/4 भाग विवाहित है। तो 24 का 3/4 भाग कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। विवाहित पुरुष है, ठीक है। तथा विवाहित पुरुषों का 2/3 भाग बच्चे हैं। तो 18 का 2/3 कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। इसको ये चिल्ड्रेन है। तो कह रहा है कि कुल कर्मचारियों का कितना भाग बिना बच्चों के है। तो देखिए 12 को बच्चा है पुरुष में, 2 को बच्चा है फीमेल में। तो 12 + 2 14 को बच्चा है। तो कितना को बच्चा नहीं है, 36 में से 14 घटा दीजिए, ठीक है। 36 में से 14 घटा दीजिए, इतना को बच्चा नहीं है। कितना में से, पार्ट खोज रहा है तो टोटल 36 में से। तो 36 में से 14 गया, कितना हो गया, 14 20 34, 22 14 36, 22/36। तो 11/18, 11/18 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इस क्वेश्चन को भी किसी चैनल पे गलत बताया गया है, ऑप्शन नंबर ए आंसर बताया गया है। 2 बार वो बेचारे बनाए हैं लेकिन उनसे दोनों बार 5/18 ही आया। कुछ गलती किए हैं, उनको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। तो चलिए वीडियो बहुत लंबी हो गई है, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा भी आप लोग को अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जो भी व्यक्ति चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं फिर से नए वीडियो में पूरे जोश और उत्साह के साथ। जय हिंद, जय भारत।